हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी आप पढ़ने जा रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों, वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये न्यूमेरिकल्स में लगा दिया जाए तो मैजिक हो जाता है। न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाते हैं, बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हो जाती है। आप आगे जाके डेरिवेशंस करोगे, डेरिवेशंस भी बहुत सिंपल सॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों इतना है, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वेक्टर को पढ़ते हैं और वेक्टर को अप्लाई करते हैं। तो हम बढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है समझिए। फिजिक्स के अंदर बच्चों बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमने उन फिजिकल क्वांटिटीज को जनरली टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है बच्चों आपके पास स्केलर क्वांटिटी, हम लोग बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी, और हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग दो क्वांटिटी में डिवाइड करके बैठे हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे? दोज क्वांटिटी विच कैरी ओनली मैग्नीट्यूड, which carry only magnitude। ठीक है बच्चों। और आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो आप क्या बोलोगे? दोज क्वांटिटी विच कैरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप एग्जांपल देख लीजिए स्केलर क्वांटिटी का। बच्चों, डिस्टेंस, आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दो, आप डायरेक्शन के लिए बात नहीं करते। आप बात कर दीजिए मास के बारे में। मास में भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। आप टाइम के बारे में बात कर दीजिए, हम समय की बात करते हैं, हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते। हम बात करते हैं लेंथ की। ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं बच्चों, जिनका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन हम इनकी निकाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल दीजिए सर। आपके पास बच्चों फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों यहाँ पर। आप ले लीजिए वेलोसिटी ले लीजिए, आप एक्सेलरेशन ले लीजिए। ठीक है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होता है। सही है, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए था। ठीक है। अब आती है बात, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, एक एरो, आप एक एरो लगा दीजिए, ये लाइन और ऊपर ये एरो। ठीक है। तो जो ये लेंथ होती है बच्चों, जो ये लेंथ आपके पास है, ये लेंथ जो आपको दिख रही है, ये लेंथ इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। जो ये लेंथ होता है, ये आपका इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो बच्चों? वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होता है वैल्यू, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है। और आपके पास जो ये एरो है, आपके पास जो ये एरो है, ये इंडिकेट करता है बच्चों डायरेक्शन को। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। ठीक है। इस एरो को, इस पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं हेड। और जो ये ओरिजिन ऑफ पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, इसे बोलते हैं टेल। ठीक है। इसे बोलते हैं आपका हेड, इसे बोलते हैं टेल।
और जो उनके बीच की लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, आपको मैं बोल दूं अगर a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। और अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं a ऊपर एरो, तो मतलब बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी बन चुका है, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है जी, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के एग्जांपल, वेक्टर का सिंबल कैसे आता है, ये एरो क्या शो करता है, लेंथ क्या शो करता है, हेड कौन है, टेल कौन है, वेक्टर कैसे दिखाते हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों, आप लोगों ने वेक्टर को तो पढ़ लिया कि वेक्टर क्या होता है सर, हम समझ गए। फिर आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको बच्चों जनरली हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक होता है आपके पास पोलर वेक्टर, एक होता है आपके पास पोलर वेक्टर। अब पहले बात करते हैं सर पोलर वेक्टर क्या होता है। बेटा वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट डेफिनेट होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट अपने को पता है कि कहां से स्टार्ट हुई है क्वांटिटी, उसे बोलते हैं हम लोग पोलर वेक्टर्स। क्या होगा, दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स हैव ए डेफिनेट इनिशियल पॉइंट, डेफिनेट इनिशियल पॉइंट। आपके पास बच्चों जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। सही है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं फोर्स। आपने फोर्स कहां से लगाना स्टार्ट किया आपको पता होगा। ठीक है, आपका और भी एग्जांपल हो सकता है, एक्सेलरेशन ले सकते हो आप लोग वेलोसिटी ले सकते हो। ये सभी एग्जांपल बच्चों आपके किसके आते हैं, पोलर वेक्टर के। दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स हैव ए डेफिनेट इनिशियल पॉइंट, इनका इनिशियल पॉइंट पता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा जी। सेकंड आपका आता है बच्चों एक्सियल वेक्टर, आपका होता है एक्सियल वेक्टर। बच्चों इस वेक्टर्स में क्या, इन वेक्टर्स में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं होता, आपको स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता। तो आप क्या बोल दोगे, these type of vectors have a definite point, या आप यूं बोल दीजिए this type of vector have indefinite point, indefinite initial point। आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होगा बच्चों वो आपके पास डेफिनेट नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप ले लेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए, जहां पर आपका रोटेशनल इफेक्ट होगा बच्चों, रोटेशनल इफेक्ट जहां पर होगा वो आपका सारा क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। और जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे क्या आता है, पोलर वेक्टर। ध्यान रखिएगा, रोटेशनल इफेक्ट एक्सियल और लीनियर इफेक्ट आपका पोलर वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम हो गया बच्चों, आपका टॉर्क हो गया, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, बहुत से ऐसे हैं जो आप दिखा सकते हो, एटसेट्रा दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जनरली होते हैं 2 टाइप के वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर जहां पे हम लोग लीनियर बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन में बात करते हैं, मगर एक्सियल में क्या होगा बच्चों, रोटेशन में बात करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आपका कोई भी बॉडी आपका एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इनकी डायरेक्शन को बच्चों आप पता लगाओगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। इनकी डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे आप, डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या होता है आगे जाके हम बताएंगे आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल।
इसे आप लोग तो राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, बट यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पोलर वेक्टर को समझ चुके हो, आपका एक्सियल वेक्टर आप लोग समझ चुके हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं मैथमेटिकली। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी चीजें, बड़े ध्यान से देखते चलिएगा इनको आप। हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक एक्स वाई प्लेन यहां ले लेते हैं, ये लीजिए, ये हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ये आपके पास ओरिजिन है। हमने कंसीडर किया एक बॉडी है, वो ए पॉइंट पर है, वो आपका ए पॉइंट पे है, और ये एरो लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा टेल, ये क्या होगा हेड। एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जो ए पॉइंट पे है, ओरिजिन से इस ए पॉइंट का जो बच्चों डिस्टेंस है इसे आप आर से दिखा दीजिए, इससे ऊपर आप आर वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ पे आर ए बोल दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद इसको मैंने डिस्प्लेस किया, यहां से यहां पहुंच गया, कहां बी पे पहुंच गया, और बी की दूरी बच्चों ओरिजिन से कितनी है, ये रहा, इसे मैंने आर बी बोल दिया। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है इसे आप दिखा दीजिए एक और एरो ऐसा, इसको आप एरो को दिखा दीजिए, ये एरो ऐसा, और एक एरो आप दिखा दीजिए ये ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, आर ए से बी पर गया। ठीक है, अब तीनों को समझिए, जो बच्चों आर ए है, जो ये आर ए है या जो ये आर बी है, ये बच्चों आपको शो करता है आपका पोजीशन वेक्टर, ये आपका शो करता है पोजीशन वेक्टर। तो आपको क्लियर हुआ कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, वो वेक्टर जो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का ओरिजिन से क्या पोजीशन है इस बात को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो आर ए बी है, जो आपका आर ए बी है बच्चों, इसे बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पोजीशंस में क्या डिफरेंस है, उसे बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। अब इनको निकालना कैसे है सर, वो भी तो बात करेंगे, देखते चलिए। देखिए, हमने लेट किया कि भाई जो ये वाई एक्सिस था और ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये जो ए था इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। सॉरी z1 मतलब x1 y1 ले, हमने दो प्लेन लिया है ना, तो हम x1 y1 लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप एक और, ये a से कहां जाएगा, b पर जाएगा, यहां पर, तो इसे b बोल दीजिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x2 और y2। आपको पता है ये क्या है, आर ए, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। ये आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर, और कहां से कहां गए, ए से बी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज योर ओरिजिन। कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं आप सिर्फ ए वेक्टर लिख के दिखाओ मुझे, तो आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर कैसे लिखोगे बच्चों, या आप यूं बोलिए पोजीशन वेक्टर लिखिए। ए वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, ए की पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसे आप आर ए दिखा दीजिए, ऊपर एरो जरूर रहेगा, आर ए। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे x1 कोऑर्डिनेट इनटू में आई कैप आएगा बच्चों, आई एक्स एक्सिस को आई इंडिकेट करता है, ध्यान से समझिएगा, प्लस वाई को कौन शो करेगा, जी। ठीक है, एक्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर आई करता है, और
y को कौन करता है, j करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको पोजीशन वेक्टर अगर b का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आएगा x2 i कैप प्लस का y2 j कैप। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये तो आपके आगे पोजीशन वेक्टर्स। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, वो क्या होगा देखिए, आर ए से बी पर गए आप लोग, कहां गए बच्चों, ए से बी पर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए से बी गए तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कैसे लिखोगे बच्चों, वो भी देख लीजिए आप लिखोगे आर बी माइनस आर ए, तो आर वाले कोऑर्डिनेट से, सॉरी बी वाले कोऑर्डिनेट से ए के माइनस कर दो, कैसे आएगा, ये आएगा x2 माइनस का x1 i कैप प्लस आता है हमेशा, और यहां पे y2 माइनस का y1 j कैप। ये बच्चों आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हो। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया एक एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो बच्चों मैं आपको ये बात बता चुका हूं, एक्स को रिप्रेजेंट करता है आई, वाई को रिप्रेजेंट करता है जी, और जेड को रिप्रेजेंट करता है के। ठीक है बच्चों, हमने कंसीडर किया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है पी इस 3D प्लेन में, और कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स है, वाई है और जेड है। आपको समस्या हो रही है एक्स का जेड लेने से, तो आप ए बी सी ले लीजिए, ए बी और सी ले लीजिए, ये 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, तो आपको पी वेक्टर लिखना है, आपको पी वेक्टर लिखना है, समझ पा रहे हैं। या आपको ओरिजिन दिखाना है, ओरिजिन दिखा दीजिए, आपको ये ऐसे दिखाना है वेक्टर से, तो आप वेक्टर से दिखा दीजिए, आप P बोल दीजिए या OP बोल दीजिए वेक्टर। कैसे दिखाओगे, या तो आप इसे R बोल दीजिए, व्हाट इज R, R इज आपका पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखोगे इसको तो जो x कोऑर्डिनेट है A, इसके साथ आएगा I, ऊपर आता है कैप, प्लस B आएगा J कैप, प्लस C क्या आएगा, K कैप आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों। अगर कोई नेगेटिव में होता, मान लो माइनस का B होता, तो माइनस का B आ जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं आएगा, जो साइन होगा साइन के साथ आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, जो ये कैप है, ये कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर को, ये कैप आपको इंडिकेट करता है बच्चों यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आगे चल के हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। चलिए, आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई है बच्चों ग्राफ की, तो हम आगे बढ़ते हैं। सम अदर डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर, सम अदर डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जिसे आप मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए बच्चों, कैसे निकालते हैं, यहां पे कर रहा हूं मैं, आपको आर वेक्टर दिया गया है, आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों, आर ये होता है सिंबल मैग्नीट्यूड का या तो मॉडुलस का, आर वेक्टर का मॉडुलस निकालिए। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, वो होता है अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। सही है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं इसके ऊपर ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया बच्चों कि एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का 4k कैप। आपको ये वेक्टर दे दिया गया है, आपको बोला गया है कि फाइंड इसका मॉडुलस। आपको ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालोगे आप? ए वेक्टर पूरे का मॉडुलस वो होगा अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। तो बच्चों सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 4 -4 का 16 का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 21 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसको बच्चों आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट को, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बाद बच्चों आपका क्या आता है? आपका आता है यूनिट वेक्टर, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। सेकंड लीजिए आप, आपका आता है यूनिट वेक्टर। देखिएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों। मान लीजिए आपको आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंबल क्या होगा? आर कैप होता है। ये होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल। ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर कैप इज इक्वल टू आर मतलब गिवन वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस। ये होता है इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट वेक्टर का। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा। सही। अच्छा, अब आती है इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझिएगा। पहली बात बच्चों देखिए, जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होगा, ऑलवेज। ये आपका पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर आप कहीं मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए जैसे मैंने ए के साथ आई कैप किया, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। इस आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो ए पे कोई फर्क तो नहीं डाल रहा। ऐसे जे कैप, ऐसे के कैप। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, यूनिट वेक्टर का काम क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर क्या करता है? डिफाइन द डायरेक्शन, डिफाइंस द डायरेक्शन। ये बच्चों आपका डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको दिया ए आई कैप, इसका मतलब क्या है? ए दूरी आई मतलब एक्स एक्सिस में है, बी दूरी वाई एक्सिस में है और सी दूरी जेड एक्सिस में है। इसने आपको डायरेक्शंस इंडिकेट कर दिया। समझ पा रहे बच्चों? ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके? यूनिट वेक्टर के। इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ताकि आपको सारी चीजें साथ साथ क्लियर होती रहे, कोई भी चीज पेंडिंग मत छोड़िए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। अच्छा बच्चों, कई बार बच्चों का बहुत बड़ा डाउट आता है, सर ये बार बार कैप लगाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। अगर आपने कैप नहीं लगाया तो टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है बच्चों, बोर्ड लेवल पे। अगर आप कोई भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे तो क्या, आपको सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं मांगते वो लोग, वहां पे तो आपको टिक करने होते हैं। बट बोर्ड लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि कैप जरूरी है। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, आपको ए कैप निकालना है। ठीक है जी, तो आप सॉल्यूशन करिए। देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपका फॉर्मूला आपको पता है कि ए कैप का क्या होता है भाई? गिवन वेक्टर अपॉन में मॉडुलस। तो बच्चों पहले आप मॉडुलस निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये रूट के अंदर है पूरा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये कितना आ गया? अंडर रूट 14 आ गया।
सही है। आपको तो सर यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होगा, ये आपके पास होगा ए कैप, ये होता है गिवन वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस। तो बच्चों गिवन वेक्टर कितना है, ये आपके पास है 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप, पूरे का मॉडुलस। मॉडुलस कितना बच्चों आपके पास अंडर रूट ऑफ 14, ये आपका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। सही है, चलो ये तो बिल्कुल सही है, बट आपका मन करता है कि सर हम तो चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही है नहीं है। जब भी आपको चेक करने का मन कर जाए बच्चों, आपका क्या चेक कर लेना, ये पॉइंट चेक कर लीजिएगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। देखिए आप ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये आपका ए कैप आ चुका है, ये रहा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए 1/√14 तो पहले से मैग्नीट्यूड है, तो आप निकालिए इसका मैग्नीट्यूड अंदर वाले का, जो वेक्टर है क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आएगा 1/√14। यहां पर भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा √14। पूरा कैंसिल करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। सही है, तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए कि आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट बच्चों सेकंड पॉइंट आपका हो चुका है यूनिट वेक्टर। अब थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, इसे आप बोल दीजिए कोलिनियर वेक्टर। इसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर नाम से क्लियर है बच्चों, जो वेक्टर्स एक ही लाइन में हो, कोलिनियर वेक्टर। इसे हम लोग कई बुक्स बच्चों इसको पैरेलल वेक्टर भी दिखा देती है। क्या दिखा देगा, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा, क्या डिफाइन करोगे आप, when all vectors are lying in same line or direction, ठीक है, सेम लाइन में लाई करेगा या सेम डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है बच्चों, वो आपका क्या होता है कोलिनियर या तो पैरेलल वेक्टर। इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपको कंडीशन बच्चों मिलती नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो आपके एनसीईआरटी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं समझा देता हूं आपको। आप लेट कर लीजिए, आपको एक वेक्टर दिया R1, ठीक है, वो आपके पास है A1 I कैप प्लस का B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक है बच्चों, और R2 दिया आपको, तो क्या होगा A2 I कैप प्लस का B2 J कैप प्लस का C2 K कैप। दो वेक्टर आपको दे दिए, आपको बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो बच्चों कैसे करोगे, क्या करोगे, I का कोफिशिएंट लीजिए और दूसरे का भी I का कोफिशिएंट लीजिए। यहाँ पे J का कोफिशिएंट, यहाँ भी J का कोफिशिएंट, और यहाँ पे K का कोफिशिएंट और यहाँ भी K का कोफिशिएंट। अगर बच्चों आपका इक्वल आ गया, तीनों का रेशो इक्वल आ गया, तो क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर या तो पैरेलल वेक्टर होता है। समझ रहे बच्चों, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहीं पर ये बात आ गई है तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, कंडीशन, इसे आप एक कंडीशन ले लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें लेता हूं आपको, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर कब होंगे, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर कब होते हैं बच्चों, जब A1 मल्टीप्लाई A2, मतलब इसका I और इसके I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, प्लस अगले का B1 मल्टीप्लाई B2 प्लस C1 मल्टीप्लाई C2,
इक्वल टू बच्चों आपका 0 आ गया तो वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज वेक्टर आपका परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग यहीं तक पढ़ लीजिए, आगे और लंबी क्लास चलने वाली है, तो आज आप लोग यहां तक इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे क्या क्या पॉइंट्स आपको वेक्टर में आने वाले हैं। थैंक यू।